हम जिंदगी में जो कुछ भी बनते हैं उसके पीछे आपकी मेहनत, हौसले और जद्दोजहद की कहानी होती है। ऐसी ही कहानी है यूपी की पहली फीमेल स्पोर्ट्स कमेंटेटर की, जिन्होंने उस वक्त मैदान में अपनी जगह बनाई जहां लोग सिर्फ मर्दों को छक्के चौके लगाते देखना चाहते हैं। लेकिन इस सोच को पछाड़ते हुए अलका सिंह ने वो मकाम हासिल किया जिसकी गूंज तब सुनाई दी जब जब इन्होंने क्रिकेट का माइक थामा। आइए मुलाकात कीजिए स्पोर्ट्स कमेंटेटर अलका सिंह से। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। अलका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कानपुर शहर से हूँ और कानपुर में ही मेरा बचपन गुजरा। जो स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान है, इतनी मोहब्बत है आपको स्पोर्ट्स से, तो ये कैसे हो गया? क्योंकि मैं अपने घर में छोटी थी, मैं 2 ही सिस्टर थी, तो मैं छोटी थी तो मुझे खेलने का बहुत शौक था। और मैं चूंकि मेरे ब्रदर नहीं थे तो मैं टॉम बॉय टाइप्स, तो मैं गली के मोहल्ले के जो भी बॉयज थे उनके साथ क्रिकेट खेलना और भी गेम्स खेलना, तो खेल का बहुत शौक था। और फिर वो धीरे धीरे जब मैं स्कूल में थी तो स्कूल में स्कूल गेम्स होते हैं, तो स्कूल गेम्स में कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल सब में पार्टिसिपेट करती थी मैं। चूँकि मैं शायद खेल में थोड़ी अच्छी एक्टिव थी तो सारे ही स्पोर्ट्स टीम में मेरा सिलेक्शन रहता था। स्पेशली क्रिकेट तो नहीं होता था वहाँ पर, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत कम था, क्रिकेट था ही नहीं गर्ल्स का। तो हमारे कानपुर में बहुत फेमस एकेडमी थी जहाँ पे क्रिकेट कोच थे, तो हमारे स्कूल में ऐसे विजिट के लिए आए। अच्छा। तो मैं लेफ्टी हूँ, तो मुझे लेफ्टी, मैंने हैंडबॉल खेलते देखा उन्होंने, तो वो थोड़ा इम्प्रेस हुए मेरे थ्रो एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, तो क्रिकेट शायद ही मेरे ख्याल से भारत में कोई ऐसा बंदा हो जो क्रिकेट खेलना ना चाहता हो। क्रिकेट सबको फेवरेट है, तो मैंने भी हामी भरी। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मैं स्कूल गेम्स के बाद फिर क्रिकेट की कोचिंग के लिए भी जाने लगी हूँ वहाँ पर। धीरे धीरे उनके अंडर में मैंने कोचिंग सीखी, बॉलिंग एंड बैटिंग। मेरा जो मैं मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मैं लेफ्टी थी, तो एज स्पिनर करियर लेफ्टीज का अच्छा होता है, तो मैंने फिर लेफ्ट आर्म स्पिन चुनी। फिर काफ़ी मेहनत के बाद मैंने जगह बनाई अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम में बहुत ही जल्दी, मतलब लेकिन जब वो आए और उन्होंने देखा कि आप लेफ्टी हैं और आपसे कहा कि क्या आप क्रिकेट खेलेंगी, तो उसके बाद आप घर गई होंगी, आपने अपनी मदर से कहा होगा, फिर उन्होंने क्या कहा? क्या वो चाहती थी कि आप भी इस फील्ड में आए या क्रिकेट खेलें? क्योंकि उस वक्त की बात करें तो तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ जी, एक्चुअली मैं बहुत ही कम उम्र की थी, मेरे पिताजी नहीं रहे, तो मेरी मदर ही थी। और चूँकि जॉइंट फैमिली में पहले हम रहते थे, पर फादर की डेथ के बाद नहीं किसी ने हम लोगों को साथ रखा। मैंने स्कूल गेम्स में ही जब पार्ट लिया तो मेरी मदर ने कहा कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो वहाँ से आकर मैंने जब बताया कि मम्मा मैं मतलब क्रिकेट के लिए भी जाऊँगी कोचिंग करने साइकिल से, तो उन्हें मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। तो उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ाई में मुझे कम नंबर नहीं चाहिए, पढ़ाई में आप अच्छे रहो, फिर ठीक है अगर तुम मैनेज कर सकती हो। तो वो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है जा सकती हो। तो फिर मैंने उनके कहने पर प्रैक्टिस शुरू की। और लेकिन जो रिएक्शंस थे घर के आसपास के लोगों के और रिलेटिव्स के, वो अच्छे नहीं थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? क्योंकि वैसे भी जैसे आज की डेट में अगर किसी के फादर नहीं होते हैं और कोई लेडी अकेली है और जिसके खासकर बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो बहुत दबाव रहता है परिवार का कि लड़कियों को ज़्यादा मत निकलने दो और जो है बिगड़ जाएंगी ये वो। फिर खेल का मैदान, तो बहुत इनसिक्योरिटी भी फील करते थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि लड़की बिगड़ जाएगी और बाहर जाएगी, कैसे लोगों से मिलती है, खेल है क्या है, टाइम बर्बाद करना है, अगर पढ़ लेगी हो सकता है कहीं कुछ बन जाए। लेकिन जो माँ का एक भरोसा होता है अपने बच्चे पे, वो बहुत था। और कहीं तक उनके भरोसे को मैंने बनाए भी रखा कि अगर उन्होंने बोला है कि आपको 1 घंटे में आना, तो मैं 1 घंटे में ही घर वापस जाती थी। तो वो आप अपने पेरेंट्स के भरोसे को अगर बरकरार रखते हो तो कोई भी हो वो आपको छूट देगा। तो मेरी मदर ने लोगों की परवाह ना करते हुए मुझे वो करने दिया जो मैं चाहती थी। तो उसके रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हुए बहुत जल्दी, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर में नाम छपना बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब मैंने शुरू ही किया, उसके कुछ टाइम बाद ही मैं सिलेक्शन जैसे डिस्ट्रिक्ट टीम्स में हुआ, सब जूनियर्स में हुआ, नेशनल्स में। तो जब न्यूज़पेपर में नाम छपता था तो रिलेटिव्स सारे मेरी रिलेटिव लड़की है, जो मेरे मोहल्ले वाले थे, गली के आसपास के लोग थे, वो हमारे घर के पास रहती है ये लड़की, फ़ोटो छपती थी, ये मेरे घर के पास रहती है। तो फिर वो चीज़ें पॉजिटिव वे में आने लग गई। तो मेरी मदर को लगा कि मेरा डिसीज़न ठीक था। तो लेकिन उनको निराश नहीं किया। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी नहीं, लेकिन औसत रही। और
हर चीज़ फिर मैनेज करना, लेकिन क्योंकि अभाव भी आते हैं बहुत तरीके के, कि जैसे कि मनी का, क्रिकेट महंगा गेम है। मदर ने भी अपने आप को कहीं पे सेटल किया मेरे लिए, और मैंने भी। कैसे क्या करती थी? वो अगर आपकी करने की चाह होती है तो आपको लोग भी ऐसे मिल जाते हैं और आपको हेल्प भी करते हैं कुछ लोग। तो जैसे कि हमारे जो कोच थे तो वो हमसे कोई फीस नहीं लेते थे। अच्छा। वो गर्ल्स के लिए फ्री था, क्योंकि पहली बार तो लड़कियां खेलने ही नहीं आती थी, और अगर लड़कियों से पैसे लिए जाएंगे तो वो और भी नहीं आएंगी क्योंकि पेरेंट्स देंगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि फ्री कोचिंग है गर्ल्स के लिए। अच्छा। तो वो कोचिंग फ्री हो गई। उसके बाद जैसे बहुत सारे बॉयज थे जो रणजी ट्रॉफी वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे किसी लेवल पे खेल रहे हैं, तो उनको जैसे स्पॉन्सर होता है सामान क्रिकेट का, तो वो अपना यूज किया हुआ सामान हम लोगों को दे देते थे कि अभी हमें तो नया मिल गया है, तुम लोग यूज कर सकते हो। तो किसी ने बॉल दे दी, किसी ने पैड दे दिए, और हमारी कुछ सीनियर फीमेल क्रिकेटर्स भी थी जिन्होंने उस समय टेस्ट वगैरह खेला हुआ था। अच्छा। उन्होंने सबसे पहली बार मुझे अपना क्रिकेट का पूरा सामान, उनका किसी शायद विदेशी कंपनी से उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पूरा सामान दिया कि तुम क्रिकेट खेलो। तो वहाँ से जो प्रेरणा मिली, और चूंकि हर चीज़ मुझे मिलती गई, भगवान का भी थोड़ा साथ था, क्रिकेट का सामान भी मिल गया, कोचिंग भी फ्री मिल गई, और मेहनती में बहुत थी। तो चूंकि मेरे घर से करीब 10 या 12 किलोमीटर था जहाँ पे हमें क्रिकेट सीखने जाना होता था, तो मैं साइकिल से ही, और सुबह शाम दोनों टाइम जाती आती थी मैं। अच्छा। और स्कूल में भी प्रैक्टिस करती थी। तो वो जज्बा जब घर में भी देखा लोगों ने, प्रैक्टिस में भी सर ने भी देखा, तो वो फिर बेकार नहीं गया। यानी जो ज्यादा वक्त था वो आपका प्रैक्टिस में निकलता था। अलका, आपसे और भी बातें करेंगे, और भी चीजें जानेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। अलका, आप मुझे बता रही थी कि आपकी ज़िंदगी में क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, और शुरुआत में लोगों ने भले ही कुछ कुछ कहा, लेकिन आपने साबित कर दिया कि कोई भी चीज़, कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। अब मुझे ये बताइए कि आपने क्रिकेट कितने साल खेला और किस किस लेवल तक खेला? क्रिकेट की शुरुआत 1997 में की थी, और 1997 से मैंने 2006 तक खेला है। उस बीच में मैंने सबसे पहले जो शुरू किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो फॉर्मेट्स होते हैं क्रिकेट के, सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल एंड सीनियर नेशनल, फिर आप जोन लेवल पे आते हैं, इंटर जोन से आते हैं। तो लगभग अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व नहीं किया, और वो भी शायद मेरा हार्ड लक था क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी, तो मुझे बीच में ही ब्रेक करना पड़ा। तो और बाकी सारे फॉर्मेट मैंने जो भी वर्ल्ड ट्रॉफीज एंड ऑल होती हैं वो सब मैंने खेली हैं नेशनल्स में, और रानी झांसी एंड ऑल। लगभग कह सकते हैं 10 साल। हाँ। 10 साल आपने क्रिकेट खेला, और एक अच्छा करियर आपने उस वक्त बना लिया था क्रिकेट में अपना, और अचानक इस तरह से जिंदगी में हादसा हो जाना, एक तरफ आपने माँ को खो दिया, और दूसरी तरफ आप जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं क्रिकेट से, वो भी आपको बीच में छोड़ना पड़ा। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन गई। 2003 में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया था, और 2003 में ही मेरी मदर एक्सपायर हुई। मदर के बाद ही मुझे जॉब मिला। तो जॉब जब आपका लग जाता है, और चूंकि जिस गवर्नमेंट सेक्टर में मैं हूँ तो वो मेरा स्पोर्ट्स फील्ड से नहीं था, वो मेरा जॉब लकली लग गया था। तो फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो ऑफिशियल सपोर्ट करते थे, बट कभी कभी होते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि आप फ़ायदा ले रहे हो अपने स्पोर्ट्स में होने का एंड ऑल, तो वो फिर शुरुआत हो जाती है कि नहीं अब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे मैंने मैनेज करती रही, लेकिन फिर पेरेंट्स भी नहीं थे, और चूंकि मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 19 ईयर्स से मेरा जॉब लग गया था। तो उस समय मेरी मतलब एज ज़्यादा ना होने की वजह से मैं फैसले नहीं ले पा रही थी कि मुझे अब करना क्या चाहिए, और रूल्स भी नहीं पता थे कि एक नेशनल प्लेयर को छुट्टियां भी मिल सकती हैं, स्पेशल लीव मिल सकती है। अच्छा। मैं उसके लिए अप्लाई करूं तो मैं, अगर मुझे जैसे कहीं से आता कि नेशनल में आपको जाना है, तो अगर छुट्टी का मैंने आवेदन दिया और छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं तो फिर मैं क्विट कर देती थी कि मैं नहीं आ सकती या कुछ भी। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं खेलती तो रही, पर मेरा क्रिकेट कम होता चला गया क्योंकि प्रैक्टिस के आवर्स भी नहीं मिलते थे। अच्छा। फिर ऑफिस में ही मुझे 4-5 बज जाता था, तो प्रैक्टिस के लिए भी, तो वो क्रिकेट लगभग खत्म होता चला जा रहा था। मैंने लगभग 2006 में क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि फिर पेरेंट्स नहीं होने की वजह से शादी का प्रेशर हो गया, तो फिर मेरी शादी हो गई 2007 में। अब मैं किसी दूसरी फैमिली में थी, तो खेलना पॉसिबल मालूम था कि आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट। हाँ, लेकिन मैं उससे पहले, शादी से पहले मैं क्रिकेट छोड़ चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा अब ये लाइफ है, इसको एक्सेप्ट करनी है। तो शादी के बाद पहले उस घर का माहौल समझना, कैसे लोग हैं क्या है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे तो हर एक कदम फूक फूक के रखना था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और उसके कुछ टाइम बाद मेरी बेटी हो गई,
तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरा करियर बहुत अच्छा रहा है क्रिकेट में, तो लोग मुझे बहुत जानते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि एज ऑफिशियली तुम ज्वाइन करो, क्योंकि अभी जब बीसीसीआई ने वुमेन्स क्रिकेट को टेक ओवर किया 2006 में, तो बीसीसीआई ने एक पॉलिसी बनाई कि वुमेन्स का क्रिकेट वुमेन्स ही हैंडल करेंगी। अच्छा। जिस स्टेट का भी जैसे एसोसिएशन है, उस स्टेट की जो बेस्ट क्रिकेटर्स होंगी उनको आप एज ऑफिशियल अपॉइंट करेंगे, एज कोच, एज मैनेजर, एज फिजियो, एज सेलेक्टर्स। मेरे साथ की लड़कियां थी, यूपीसीए जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे समय चाहिए। मेरा क्रिकेट के अलावा मेरा कमेंट्री में बहुत रुझान था। अच्छा, जब भी हमारे मैचेस वगैरह होते थे तो कमेंट्री होती थी, पहले माइक लगाकर एंड ऑल, भले किसी टीवी पे ना भी हो तो ऐसी। तो मैं जब भी मेरा मैच नहीं होता था या हम किसी टीम का मैच देखने जाते थे तो मैं माइक थाम लेती थी किसी भी तरह से रिक्वेस्ट करके। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्री करते हुए सुना था कि बहुत अच्छी कमेंट्री करती है, वॉइस भी अच्छी थी। तो हमारे एक जानने वाले थे, वो दूरदर्शन से थोड़ा कनेक्ट थे, तो मुझे उन्होंने सुझाव दिया कि एज कमेंट्रेटर तुम आओ आगे। तो उसके लिए फिर मैंने अपना रिज्यूम भेजा, क्योंकि उसमें ये होता है कि आप जिस खेल के लिए कर रहे हो उस खेल में आप खुद भी बहुत जानते हो उसके बारे में। डीडी स्पोर्ट्स पे मैंने अप्लाई किया, तो फिर उन्होंने मुझे एज रिकॉर्डेड कई मैचेस दिए, तो वो मेरे अच्छे गए। फिर लाइव के लिए मैं सिलेक्ट हुई। पहली कमेंट्री आपको अपनी याद है? हाँ, पहली कमेंट्री मैंने एज रिकॉर्डेड तो नहीं, लेकिन जो लाइव पहला था वो मैंने हॉकी का किया था। अच्छा, हॉकी का? हाँ जी, क्योंकि मैं हॉकी की भी एक नेशनल प्लेयर रही हूँ, तो मैंने वो हॉकी का नेशनल किया था चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और हमारा जो कमेंटेटर थे वो ओलंपियन थे, तो उनके साथ किया था। तो वो मेरा एक पहला लाइफ का जो वो था, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझसे मना तो नहीं किया, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि लड़कियां कमेंट्री करती है, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। तो मैंने कहा आप देख लेना, तो ऐसे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे तो क्या उन्होंने वो कमेंट्री आपकी सुनी? हाँ, उन्होंने पहले तो जो कि आपके घर वाले, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और इन लॉज भी हैं, तो वो आपको पहले एग्री हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने मुझे यस बोला कि हाँ आप जाओ, आप करो। और उसके बाद जब मैं वो करने गई तो लाइव में जब मैं बैठी तो मेरी पूरी फैमिली ने देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा, जो भी मेरे लोग जानने वाले थे उन्होंने देखा और बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा। तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैंने अपने वीडियोस डाले और व्यूज़ लोगों के मिले तो वो बहुत पॉजिटिव रहे। अच्छा अलका, अब जैसे अभी आप कमेंटेटर हैं और हम कमेंट्री की बात करें, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप कमेंट्री करती कैसे हैं। जैसे मैनचेस्टर ग्राउंड पे आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा है और मैनचेस्टर को मुंबई का ग्राउंड बना रखा है यहाँ पर भारतीय दर्शकों ने, और इसी के साथ अब हम भारतीय पारी का मजा लेंगे। और चूंकि धोनी है तो मुमकिन है, ये जो हमारा टैग लाइन है, ये हमारी इंडिया टीम के लिए बहुत बड़ा टैग लाइन है, क्योंकि धोनी है तो मुमकिन है। लेकिन आज रोहित शर्मा है तो भी मुमकिन है, क्योंकि रोहित शर्मा की बैटिंग से आज वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को जो धोया है आज इंडिया टीम ने, वो बहुत ही अच्छा रहा। और अब लोग ये टैगलाइन भी बोलेंगे, रोहित है तो मुमकिन है। तो चलिए मैनचेस्टर के ग्राउंड में फिर से एक बार आते हैं। चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। अलका, आप बता रही थी कि किस तरह से आपकी जिंदगी में शुरुआत हुई कमेंट्री की। आपने शुरू किया, लोगों को पसंद भी आया, अच्छा भी लगा, फिर इसके आगे किस तरह से आपका सफर बढ़ा? एज कमेंटेटर तो मेरा करियर अच्छा रहा और मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिला। और काम करने के कई मौके भी आए। कमेंट्री के अलावा बैडमिंटन है, क्रिकेट है और रेसलिंग, जो कि मेरा जो फोर्टे नहीं भी रहा है, मैंने रेसलिंग की भी कमेंट्री की है। रेसलिंग की कमेंट्री भी की आपने? फिर उसके बाद जब कमेंटेटर तो मैं थी ही, और एज क्रिकेटर फिर मेरा मन लगता रहा कि मैं अब, चूंकि मैं खिलाड़ी तो अच्छी रही हूँ, अब मैं कुछ नए खिलाड़ियों को तराशूं। तो उसके लिए फिर, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, कानपुर को, जहाँ से आज कम से कम 10 लड़के IPL खेल रहे हैं, और अपनी वर्ल्ड कप की टीम में भी हमारे कानपुर शहर का ही कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार जैसे सितारे खेल रहे हैं वर्ल्ड कप टीम में इंडिया की तरफ से। तो फिर मैंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में अपना रिज्यूम दिया, और चूँकि राजेश शुक्ला जी जो हमारे सचिव हैं, तो उन्होंने मुझे मेरे रिज्यूम को देखते हुए अपॉर्चुनिटी दी एज सेलेक्टर, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पूरे स्टेट की। हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं, वो लड़कियां जब बोर्ड ट्रॉफी किसी प्रदेश को खेलती हैं
तो वो बच्चे आगे जाते हैं, अपने जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो इंडिया टीम को, हमारे यूपी से दीप्ति शर्मा जो कि अब यूपी का हिस्सा नहीं रही है आफ्टर वर्ल्ड कप, तो वो सिलेक्ट हुई। और पूनम यादव जो कि वो हैं रेलवेज की, जॉब रेलवेज में करती बट वो यूपी से हैं, वो भी वर्ल्ड कप का हिस्सा रही। तो ऐसे करके हमारे यहाँ से कई इंडिया प्लेयर निकले हैं। तो सिलेक्टरशिप की बात होगी कि बैठे बैठे सिलेक्शन करना और वो देखना। खेलने का भी शौक था, अब ग्राउंड पे भी उतर सकते थे क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो मैंने एज कोच करने की सोची। तो उसी को देखते हुए फिर, और जैसे कुछ मेंस हैं जो बाहर से टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, कोई इंग्लैंड से करके आ रहा है कोचिंग का कोर्स, कोई कहीं से, तो वो सिर्फ बॉयज़ को ही फ़ायदा पहुंच रहा था। तो मुझे लगा कि गर्ल्स को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मैंने आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें अप्लाई किया लेवल 1 कोच के लिए, जो कोचिंग का पहला फॉर्मेट होता है। तो उस पर मैं सेलेक्ट हुई और मैं दुबई गई। दुबई से मैंने आईसीसी लेवल 1 क्वालिफाइड किया, और यूपी से मैं पहली हूँ जिसने आईसीसी लेवल 1 क्वालिफाई किया है एज कोच वुमेंस में। अब एज ए कोच मैंने MS धोनी, जो कि इंडिया का सबसे फेमस नाम है, तो MS धोनी से बड़ा अभी तो कोचिंग ब्रांड कोई नहीं है, तो MS धोनी की एकेडमी में मुझे एज हेड कोच अपॉइंट किया गया है। एज ए कोच मैं नया टैलेंट सर्च करूं और मैं उनको देश के सामने लाऊं। इन सब के अलावा और जिम्मेदारियों की बात करें, और जिम्मेदारी, तो और क्या क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, क्या क्या अब तक आपने अचीव और किया है? अचीवमेंट्स में तो मेरा अचीवमेंट सबसे बड़ा था एज कमेंटेटर, और एज सेलेक्टर भी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब आप किसी सिलेक्शन कमेटी में होते हैं तो पूरे प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर होती है। अगर कोई गलत सिलेक्शन आप करते हैं तो उसमें किसी अच्छे प्लेयर का हक मारा जाता है, कोई टैलेंट आपकी नज़र से चूक जाता है तो एक अच्छा टैलेंट मर जाता है। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। और मुझे खुशी है कि जब से मैं सेलेक्टर रही तो हमारी जो यूपी टीम है, जूनियर कैटेगरी सेलेक्टर थी मैं, तो वो चैंपियन रही। तो मतलब एज सेलेक्टर भी मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। जब भी आप किसी क्रिकेटर का सिलेक्शन कर रही होती हैं तो जाहिर सी बात है ये तो ज़रूर देखती होंगी कि वो क्रिकेट कैसा खेल रही हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्किल्स आप उनमें ढूंढते होंगे, तो वो क्या होती हैं? एज प्लेयर तो आपका गेम अच्छा होना ही चाहिए, बट जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत काउंट करता है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हो और आपका एटीट्यूड अपने सीनियर्स के प्रति या अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति या ऑफिशियल्स के प्रति अच्छा नहीं होगा, तो हम लोगों का एक मोटिव रहता है कि जो इन बच्चों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो कि जूनियर कैटेगरी जो है वो बहुत कॉन्शियस होती है, अंडर 16 और अंडर 19 की जो गर्ल्स होती हैं उनका भाई अगर एज कम है तो उनको आप डांट भी नहीं सकते हो, आप कह भी नहीं सकते हो कि तुम बुरा खेल रही हो। तो उनको हमें साइकोलॉजिकल वे से भी उनको देखना है कि उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं। अगर वो अच्छी प्लेयर है और एटीट्यूड नहीं अच्छा है तो हम उसको थोड़ा अपने वे में ढालते हैं कि नहीं, आपको ऐसे सोचना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो वो फिर एक टाइम के साथ आ सकते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं बट सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, जैसे आजकल आप देखती होंगी अगर क्रिकेट होता है तो स्टेडियम्स भरे रहते हैं, लोगों में बहुत क्रेज होता है, हर कोई क्रिकेट की बात कर रहा होता है, लेकिन जहां पर विमेन क्रिकेट होता है वहां हम देखते हैं स्टेडियम्स खाली रहते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि अभी क्रिकेट में अवेयरनेस नहीं थी वुमेन्स में, और आज की डेट में तो नहीं, क्योंकि अभी जब वर्ल्ड कप नहीं हुआ था महिलाओं का, उससे पहले वुमेन से बहुत अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि चैनल्स पे मैच नहीं आते थे। मैच हो रहा है लेकिन चैनल पे नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया पे कोई एक्टिवनेस नहीं थी वुमेन्स को लेकर। लेकिन जब से वर्ल्ड कप खेला है लॉर्ड्स में, इंडिया की टीम ने फाइनल खेला है, तब से लोग जानने लगे कि मिताली राज कौन थी, हरमनप्रीत कौर कौन थी। तो और जब से बिग बैश लीग्स, क्योंकि पहले जैसे लड़कों के लिए काउंटीज होते थे तो गर्ल्स के लिए कुछ नहीं था, बिग बैश लीग्स होने लगी हैं। लड़कियों का भी अभी आपको पता होगा कि प्रदर्शनी मैच IPL हुए। तो सोशल मीडिया पे भी जैसे मेंस का सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे उनके पढ़ते रहते हैं मैचेस के, अब गर्ल्स के भी आते। तो ये अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ रही है, और उस अवेयरनेस को देखते हुए ही अंडर 16 हम लोगों ने शुरू किया। और हमारा जहाँ तक अंदाज़ा था कि 200 लड़कियाँ भी आ जाएंगी अगर यूपी ट्रायल में तो बहुत होगा, बट 400 लड़कियाँ आई। अच्छा, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 400 लड़कियां हैं, और ऐसा टैलेंट छोटे छोटे जिलों से आया, छोटी छोटी जगह से आया, और ऐसी ऐसी फैमिली से जिसको हम कह सकते हैं कि वो इतनी टैलेंटेड लड़कियां कि उनको अगर हम जो प्रैक्टिस से प्रॉपर होती है वो मिल जाए तो वो लड़कियां इंडिया खेल जाएंगी। तो ये है कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है, और अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए चूंकि जैसे आपके चैनल्स हैं ये बहुत सपोर्टिव रहेंगे हमारे लिए कि वुमेन्स क्रिकेट में और संभावनाएं भी बहुत हैं। आप अगर पेरेंट्स को लगता है कि क्रिकेट खेल के ही क्या मिलेगा, तो मैं उन्हें यहाँ बताना चाहती हूँ
कि क्रिकेट के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप रेलवे का सेक्टर है, और भी पहले तो एयर इंडिया भी था, बैंक्स है, तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, उनको जॉब भी ऑफर होता है और गवर्नमेंट जॉब ऑफर होता है। आप रेलवेज की तरफ से खेल सकते हैं और बीसीसीआई मैच फीस बहुत अच्छी देता है, आपको फैसिलिटीज देता है एयर की और बाकी सारी। जैसे आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हैं, तो जो क्रिकेट है वो अब मनी मेकिंग गेम बन गया है। उसमें बॉयज़ के लिए बात करें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहीं हम जब लड़कियों की बात करते हैं, औरतों की बात करते हैं, वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम क्यों है? अभी तक तो इतना अवेयरनेस नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में आपने देखा होगा कि पहले लड़कियां एड में नहीं दिखाई देती थी क्रिकेट की, बट आज विराट कोहली के साथ एड में हरमनप्रीत कौर और मिताली राज भी नजर आती हैं। तो जैसे जैसे जो क्रिकेट का एक्सपोजर बढ़ेगा वुमेन्स का, तो स्पॉन्सर्स बढ़ेंगे, जब प्रायोजक बढ़ेंगे तो वो अपने आप आने लगेगा। जैसे प्रदर्शनी मैच, जो कि आईपीएल की भी हम लोगों ने सबने बात रखी कि महिला आईपीएल भी होना चाहिए, तो उसके लिए स्पॉन्सर्स, जैसे मेंस में स्पॉन्सर आते तो स्पॉन्सर्स कहाँ से आए? तो अभी ये जो प्रदर्शनी मैच हुए, तो इसमें लोगों की जो फ्री ऑफ कॉस्ट था स्टेडियम में जाना, तो काफ़ी भीड़ भी आई, लोगों ने पसंद भी किया और लोगों ने समय निकाल कर स्टार पे मैच देखा भी। क्योंकि जो मेंस हैं, तो जैसे मेरे हस्बैंड भी थे, तो उन्होंने भी मैच देखा, क्या लड़कियों का आईपीएल आना है, लोगों में अवेयरनेस थी। तो जैसे जैसे ये फोकस बढ़ता जाएगा तो एक्सपोजर बढ़ेगा, और आज की डेट में अगर मेंस में करोड़ों आईपीएल में है, तो वुमेन्स में भी होंगे, क्योंकि अगर स्पॉन्सर आएंगे, लोग पसंद करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली पैसा आएगा। तो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। अलका, हम उम्मीद करते हैं आप जिंदगी में जो भी कुछ पाना चाहती हैं उसे पाएं, नई बुलंदियों तक पहुंचे। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थी कमेंटेटर अलका सिंह। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही खास मेहमान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।